इस वाक्य में पौना पुण्य बोधक क्रिया विशेषण है। आप कहोगे ये कौन सी बला है भाई, पौना पुण्य बोधक क्या होता है? पौना पुण्य बोधक उदाहरण गलत है ये पूछ रहा है, तो पौना पुण्य बोधक कालवाचक का ही भेद होता है। तो जो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है ना, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक जो क्रिया विशेषण होता है उसी को पौना पुण्य बोधक आप कह सकते हो। तो यहाँ पे कालवाचक का है प्रतिदिन है, घड़ी घड़ी है, बार बार है, पुनः है, फिर है, हर बार है, बार बार है, बहुधा है, अक्सर है। लेकिन निकट उस तरफ ये नहीं होगा। ये किधर है, ये आप कहोगे सर स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। किस में आएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये परसों भी किस में आ जाएगा? पौना पुण्य बोधक में। तो ए वाला आंसर आपका नहीं है, बाकी जितने भी कालवाचक क्रिया विशेषण है वो सब पौना पुण्य बोधक के, ध्यान रखिएगा। हमारे साथ में अंकित राजपूत जी आ गए हैं, प्रिया टैक्स वाला है, और दीनू दिवाकर जी हैं, अंकित जी हैं। निम्नलिखित विकल्प में से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यंजन संधि के संदर्भ में सही है? तो व्यंजन संधि दो व्यंजनों के योग से विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। देखो व्यंजन संधि के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। व्यंजन संधि के बारे में, संधि की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले व्यंजन संधि कब बनती है? जब स्वरों का योग तीन प्रकार से होता है, वो वर्णों का योग तीन प्रकार से होता है। स्वर का योग व्यंजन से होता है, तब व्यंजन संधि होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या बोलेंगे? व्यंजन का योग जब स्वर से होता है, व्यंजन का योग जब स्वर से होता है तब व्यंजन संधि होती है। और जब व्यंजन का योग व्यंजन से होता है, व्यंजन का योग किससे होता है? आप कहोगे सर व्यंजन से होता है, तब आपकी क्या होती? तब आपकी व्यंजन संधि होती। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कह रहा व्यंजन संधि में दो व्यंजनों के योग से विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। तो विकार उत्पन्न होता है भाई, एक उपवाक के एक पहले पद का अंतिम वर्ण ये है, दूसरे पद का अंतिम वर्ण ये है, तो व्यंजन हो चाहे स्वर हो, इन दोनों के बीच में जब योग होता है तो यहाँ पे विकार आता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पूछ रहा है सही कौन सा है? कह रहा व्यंजन, ये व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर के योग से विकार उत्पन्न होता है। बिल्कुल होता है भाई, व्यंजन संधि में व्यंजन और स्वर, देखो ये व्यंजन है ये स्वर है, जब मिलेंगे तो विकार उत्पन्न होगा। आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो सही पूछ रहा है तो यही वाला सही होगा, वैसे ये तो गलत हो गया। कह रहा व्यंजन संधि में दो निकटवर्ती शब्दों के शब्द तो आते ही नहीं, वर्ण आते हैं। योग से नवीन शब्द की उत्पन्न होती? बिल्कुल नहीं, शब्द उसमें होते हैं। ये समास का है, ये समास का बता रहा है। व्यंजन संधि में विशेषण शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता है। विशेषण कहां से आगे? संधि वर्णों की होती, ना विशेषण ना शब्द आएंगे। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। तो आंसर मिल गया, बी वाला हो गया। कह रहे निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही होगा। विरहिणी, चार दीवारी, अध्यात्म। देखो अध्यात्म कैसे लिखेंगे? अध्यात्म ऐसे लिखते हैं, तो अध्यात्म गलत है। स्वास्तिक सही लिखा हुआ है, चार दीवारी विरहिणी सही है, महात्म्य भी सही लिखा हुआ है, साप्ताहिक भी सही लिखा हुआ है। अनधिकार देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। अनधिकार कैसे लिखोगे? आप कहोगे सर अनधिकार ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे। भवनिष्ठ सही लिखा हुआ है। तो गलती कहां पे है? इन्हीं दो में गलती है, बी और डी में गलत है। और सही कौन सा? ए और सी सही है। कह रहा किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो ए और सी सही है, आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो सभी लोग? वेरी गुड, शेयर करते रहना धूम धड़ाके से। कह रहा असंगत विकल्प का चयन करना है और बताना इसमें असंगत कौन सा है। रमा तेज दौड़ती। दौड़ना क्या है? क्रिया है, ठीक है। और क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसे दौड़ती? तेज, मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बिल्कुल सही। जहां पे क्रिया के होने का तरीका और ढंग बताया वहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। राम ऊपर कमरे में है, तो राम कहां है भाई? कमरे में है। कमरा क्या है? स्थान है। तो ये क्या बता रहा है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आप कहोगे सर एकदम सही है। वह बार बार चीखता है, चीखता है क्रिया है, कब चीखता है इससे पूछो? कह रहा बार बार चीखता है, तो ये समय बता रहा है क्रिया के होने का। क्रिया के होने का समय बताया तो कालवाचक हो गया। एक उपवाक्य ये है और एक उपवाक्य ये, इसके बीच में ये शब्द आ गया, कारणार्थक नहीं होगा। ये क्या होगा? ये समुच्चय बोधक अव्यय होगा, समुच्चय बोधक अव्यय। और समुच्चय बोधक अव्यय में कौन सा अव्यय है? तो इसी का एक भेद होता है जिसको हम बोलते हैं समानाधिकरण। समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। अर्थात ए वाला आंसर आपका राइट होगा, क्योंकि यही गलत है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। किस विकल्प में लोकोक्ति उसका अर्थ सुमिलित नहीं है? जरा बताएगा। कुछ नहीं, शेयर वेयर मत करो, पढ़ते रहो। कह रहा साच को आज, क्वेश्चन मत पूछो कैसे शेयर होगा, ये सब मत पूछो, ठीक है, पढ़ते रहो बस। एक बार आंसर करेंगे सभी लोग, आंसर तो कर सकते हो ना, करते रहना। कह रहा साच को आंच कहां, जो सच्चा है उसे क्या डर। तेल देखो तेल की धार देखो, दूरवर्ती वस्तुएं अच्छी मालूम होती हैं। चोर के पैर नहीं होते, अपराधी में साहस नहीं होता। और धूल फांकना, दर दर की ठोकरें खाना। कौन सा सुमेलित नहीं है? साच को आंच नहीं, जो सच्चा है वो कभी डरता नहीं है। चोर के पैर नहीं होते, अपराधी में साहस नहीं होता।
धूल फांकना, दर दर की ठोकरें खाना। तेल देखो तेल की धार देखो नहीं होगा, तेल देखो तेल की धार देखो मतलब रुख देखकर काम करना। ठीक है, तो आंसर आपका बी वाला होगा। दूरवर्ती वस्तुएं अच्छी मालूम पड़ती हैं, इसका क्या हो जाएगा, दूर के ढोल सुहावने। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, सुहावने होते हैं, होते हैं। दूर के ढोल क्या होते हैं, सुहावने होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट होगा। नैनो को रोने दे मन संकीर्ण ना बन, प्रिय बैठे हैं आंखों से ओझल हो गए नहीं वे कहीं यही बैठे हैं। कह रहा कौन सा वाला होगा जरा बताइएगा। यहाँ पे कौन सा रस है आपको बताना है। एक बार स्पीड में आंसर करके सभी लोग रस बता दीजिएगा, किस रस की निष्पत्ति हो रही है यहाँ पे, बड़ा अच्छा रहेगा। समझो कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन की धार समझो, फिर आंसर करो। नैनो को रोने दे, नैन रो रहे हैं, कह रहा नैनो को रोने दो, आंसू बहने दो। मन संकीर्ण ना बन, मन के समेटो नहीं। प्रिय बैठे हैं, प्रिय मतलब आपके प्रियतम बैठे हैं। आंखों से ओझल हो गए, आंखों से दूर हैं, आंखों से ओझल हो गए नहीं वे कहीं यहीं बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कहीं नहीं गए, कहीं नहीं है, यही है, मतलब चले गए लेकिन गए कहीं नहीं, ऐसा लग रहा है यही है। तो प्रेम है लेकिन वियोग की बात कर रहा है, तो क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। इन दोनों का स्थायी भाव रति ही होता है, प्रेम होता है। दोनों चाहे वियोग हो चाहे संयोग हो, प्रेम दोनों में होगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, याद रखिएगा। सी वाला आंसर राइट होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको और बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। कार्यावस्था कहते हैं नाटकी का। देखो जब वाक्य विन्यास की बात आए या पद के क्रम की बात आए तो सबसे पहली नजर आपकी कहां जानी चाहिए, सबसे पहली नजर आपकी जानी चाहिए क्रिया पे। मैंने क्या बोला, जब कभी भी बात करें किसकी, जब कभी भी वाक्य विन्यास की बात करें, पदक्रम की बात करें, तो सबसे पहले वाक्य जो आपकी आंखें हैं, नजरें हैं, वो कहां जानी चाहिए, क्रिया पे जानी चाहिए, क्योंकि क्रिया हमेशा अंतिम में होती है, सहायक क्रिया हमेशा अंतिम। कह रहा नाटकों में क्रिया नहीं है, कट गया। कह रहा कि नाटकों में क्रिया नहीं है, कट गया, बचा 50-50। इतना जल्दी 50-50 कोई नहीं देता। अब कह रहा नाटकों में संस्कृत नाटकी कार्य की अवस्था को कार्यावस्था कहते हैं, संस्कृत नाटकों में नाटकी कार्य की अवस्था को कार्यावस्था कहते हैं। बचा आपके सामने क्या बच्चे, 50-50। अब 50-50 में से आप आंसर करके बताओ कौन सा सही होगा, बस थोड़ा सा स्पीड में करिएगा। तो आप क्या बोलोगे नाटकों में संस्कृत नाटकी नहीं, संस्कृत नाटकों में, संस्कृत नाटकों में नाटकी कार्यों की अवस्था को कार्य अवस्था कहते हैं। आंसर आपका सी वाला राइट होगा। क्लियर है सभी को, बताइएगा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है देखेंगे। निम्नांकित में महाप्राण व्यंजन युग्म कौन सा है, बताएगा। महाप्राण की बात कर रहा है। अब महाप्राण कौन सा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो चा तो पहला हो गया, ता भी पहला है, टा पहला है, ठा दूसरा है, खा दूसरा है, का खा गा घा चौथा है, पा और फा, पा पहला है, फा दूसरा है। आंसर कौन सा आएगा, सी वाला राइट आएगा। बोलो क्या क्लियर है, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा करके, ठीक है। क्लियर है ना सभी को। नमस्कार जी, कुलदीप जी। निम्न में से तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म असुमेलित है, बताइएगा। बालू का बालू, बछड़ा वत्स, बाया वाम, बादल वारिद। कह रहा है तद्भव और तत्सम की दृष्टि से कौन सा असुमेलित है, ये बताना है। देखो ये बादल तत्सम तद्भव है, ये तत्सम है। ये बाया है, वाम हो गया। बछड़ा का वत्स होता है, बच्चा का भी वत्स होता है वैसे, ठीक है, बच्चा का भी वत्स होता है। अब देखो यहां देखो, ये वाला होना चाहिए। पूछो क्यों, क्योंकि पहले बालू आएगा, फिर बालू का आएगा, फिर बालू का आएगा, ऐसे आएगा। तो गलत कौन सा है, पहला वाला। वालेकुम अस्सलाम जुबैर अंसारी जी, क्या हाल चाल है आपके, ठीक हो जी, वेरी गुड, यही असुमेलित है, ए वाला आंसर राइट करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, बताएंगे। कोप का कृपा, कृपण का दाता, गंभीर का अगंभीर, गरल का विरल। देखो कोप का कृपा होता है, बिल्कुल होता है, कृपण का दाता होता है, गंभीर का अगंभीर भी होता है,
गंभीर का चंचल भी होता है। गंभीर का आप विलोम उद्दंड भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? उद्दंड भी कर सकते हो। विरल का क्या होता है? विरल का या तो सघन होता है या तो घना होता है। वैसे विरल का सघन करिएगा, ठीक है। गरल का क्या होता है? गरल का सुधा करिएगा। क्यों? क्योंकि गरल का मतलब विष हो गया, सुधा मतलब अमृत हो गया। डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। क्या सभी का डी आया है? जीएस की क्लास कब होती है पता नहीं मुझे भी, देखो वहीं पे होगा, देख लो जाकर के लाइव में। तद्भव तत्सम टाइमिंग नहीं पता है मुझे। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चैनल आर्ट पे लिखा मिलेगा, देखो मैं दिखाता हूँ अभी। टाइमिंग यहाँ पे मे भी लिखी मिलेगी, ये देखो। रीजनिंग होती है 10 बजे आबिद सर से, फिर एपीएस सर की जी के जीएस होती 12 बजे, फिर हिंदी अविरल सर पढ़ाते 1 बजे, फिर सुनील सर कंप्यूटर पढ़ाते, फिर रीजनिंग 4 बजे गरिमा मैम, फिर मैथ्स निशा मैम, फिर जी के जीएस होती है 6 बजे, विवेक बाहुबली सर पढ़ाते, उसके बाद हिंदी मेरे साथ 7 बजे होती है, ठीक है। अब आ जाओ चलते हैं। तत्भव और तत्सम, गाय गौ सही है, गाहक का ग्राहक सही है, गांठ का ग्रंथि सही है, ये उल्टा कर दिया। इधर क्या आएगा? ग्वाल आएगा पहले, ठीक है, फिर गोपाल आएगा। ये तत्सम है ना, ये तत्सम है, तो ये सीक्वेंस उल्टा है। बी वाला आंसर राइट होगा, बाकी सारी चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अगला, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द सही हैं? युधिष्ठिर गलत लिखा हुआ है, कैसे लिखोगे? युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाएगा। ये क्या हो गया? बोलो सर ये युधिष्ठिर हो गया। क्लियर है सभी को? जल्दी जल्दी आंसर करो, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद कह रहा व्यापारी, अतिशयोक्ति गलत लिखा हुआ है, अतिशयोक्ति गलत है, अतिशयोक्ति होता है। वयोवृद्ध सही है, ठीक है। जीवा सही है। अत्यधिक देखो गलत लिखा हुआ है, अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, ठीक है। उसके बाद स्वातंत्र और षण्मुख दोनों सही है, तो आंसर आपका डी वाला राइट होगा। ये सही है, ये सही है, ये सही है। क्लियर सभी को? वेरी गुड। क्या मुजस्सिमा है? किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है बताइएगा? नर बलि, नर के लिए बलि, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, हाथ पांव आदि, ऋषिराज ऋषियों में राजा। हाथ पांव आदि मतलब, या ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे हाथ और पांव, हाथ और पांव, ऐसे भी कर सकते हो। समाहार द्वंद्व में आएगा, समाहार द्वंद्व में आएगा। क्या ये सही माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। हवन के लिए सामग्री सही है, संप्रदान तत्पुरुष में आएगा, संप्रदान तत्पुरुष। अब बचा मामला आपके सामने 50-50। मामला क्या बचा? 50-50। आंसर क्या होगा बताओ जरा। तो आंसर ये होगा, देखो ऋषि राज, ऋषियों में राजा, ये भी सही है। में आ गया अधिकरण तत्पुरुष आएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। बचा कौन सा? नर के लिए बलि नहीं होती, नर बलि लिखा है। बलि नर कहता तो अलग बात थी, नर बलि मतलब नर की बलि दी जा रही, नर की बलि हो गई, ठीक है। तो यहाँ की आ गया मतलब संबंध तत्पुरुष होगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, याद रखिएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। क्लियर है सभी को? बहुत बढ़िया। कह रहा जितने कष्ट कंटकों में है, जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही, यत्र तत्र सर्वत्र मिला। नहीं समझे? समझाऊं? जल्दी जल्दी आंसर बताओ, कौन सा अलंकार है? कह रहा जितने कष्ट कंटकों में है, कि जितने कांटों में कष्ट है ना, जिनका जीवन सुमन खिला, जिनका जीवन सुमन मतलब जीवन जो है फूल है, फूल बन के खिलाए, गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही, यत्र तत्र सर्वत्र मिला, यहां वहां हर जगह मिला गौरव ग्रंथ उन्हें। तो गौरव को क्या बताया जाए? ग्रंथ बताया जाए। तो जहां उपमेय को उपमान बता दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। क्या सभी का ये आया है? वेरी गुड। कह रहा कि वाक्य विन्यास, फिर आ गया वाक्य विन्यास। मैंने कहा वाक्य विन्यास या पदक्रम एक ही बात है, तो वाक्य विन्यास आए या पदक्रम आए, क्या बोलेंगे? वाक्य विन्यास आए या पदक्रम आए, बात क्या है? एक ही है। तो पहले सबसे पहले नजर किधर? क्रिया पे, क्योंकि लास्ट में क्रिया होगी। वामन के अनुसार आंसर क्या हो गया? मैंने वाक्य पढ़ा? क्या मैंने वाक्य पढ़ा? नहीं पढ़ा। तो पदक्रम में सबसे पहले क्रिया, अंत में सहायक क्रिया होगी, क्रिया होगी अंत में। आचार्य वामन के अनुसार शब्द के 10 और अर्थ के 10 गुण होते हैं, बाकी सारे गलत है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर ए वाला राइट हो गया।
क्वेश्चन अगला कह रहा है कि देखो एक हमेशा बात याद रखना, वाक्य कैसे बनता है, तो वाक्य ऐसे बनता है, देखो पहले क्या होगा, कर्ता होगा या कर्ता का विस्तारक होगा, फिर कर्म होगा, फिर क्रिया होगी, और अगर सहायक क्रिया है तो उसके बाद सहायक क्रिया होगी। जैसे इसमें सहायक क्रिया या योजक क्रिया जो भी हो है लिखा हुआ ना, ऐसे बनता है वाक्य, बस यही फिट करना है आपको। तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, कि राधा जी से कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुझ पे उर्वशी को वार दूं। तो पर वारों उर्वशी, उर्वशी एक अप्सरा थी, आपको याद होगा। सुन राधिके सुजान, राधिका कह रहे राधिका बुद्धिमान सुन लो, तू मोहन की उर्वशी, उर्वशी मतलब हृदय में बसना, हृदय में वास करना। हवे उर्वशी समान, उर्वशी मतलब अप्सरा, तो एक उर्वशी का मतलब हृदय में वास करना, एक उर्वशी मतलब अप्सरा। तो जहां एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो, मतलब शब्द की आवृत्ति हो रही हो, अर्थ अलग अलग हो, यहाँ यमक अलंकार होता है। सजना है मुझे सजना के लिए, खूब सुना है आपने, कनक कनकते सौ दुगुनी मादकता अधिकाय। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती, एक मंदिर का मतलब गुफा, एक मंदिर मतलब महल हो गया। 3 बेर खाती थी तो 3 बेर खाती, एक 3 बेर का मतलब समय हो गया, एक 3 बेर का मतलब 3 टाइम खाने से हो गया, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है, बताइएगा। सुसंगत सही है, जो पहले ना हुआ हो अपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको अपूर्व बोलेंगे, होनहार नहीं होता है। शत्रु को जीतने वाला, शत्रु को जीतने वाला शत्रुंजय कहलाता है, ठीक है। अजात शत्रु किसे कहते हैं, जिसके शत्रु ने जन्म ना लिया हो, ना लिया हो, यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो। जो पढ़ा ना, अपठनी जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, तो जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे अपठनी कहते हैं, और जो पढ़ा ना गया हो उसे अपठित कहते हैं, अपठित। और आदि से लेकर अंत तक आद्योपांत कहलाता है। सी वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है किस विकल्प के शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक सही अर्थभेद है। मैंने क्या बताया आपसे, जो क्लास चलेंगी, मतलब 17 तारीख से जो आपकी क्लास चलेंगी, वो कहाँ पे चलेंगी, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, भूलिएगा नहीं। वो अपना एक टेक्स्ट बुक चैनल है, 3 मिलियन का चैनल है। जैसे ही डालोगे ना यहाँ पे टेक्स्ट बुक ऐसे करके, और इंटर मारोगे ना जैसे ऐसे, तो ये ऐसे खुल करके आ जाएगा। ये 3.4 मिलियन का चैनल है, इसी पे अब से क्लासेस हुआ करेंगी, ध्यान रखिएगा। ये टेक्स्ट बुक जो चैनल है, इसी पे क्लासेस हुआ करेंगी 17 तारीख, मतलब होली के बाद, ठीक है। आंसर करेंगे, अब वहीं पे सारी क्लासेस मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। तो इसको सब लोग देखते रहिएगा, बता दूंगा यहाँ पे भी। चलो जी, सभी लोग आंसर छापेंगे। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा और उसके बाद आंसर करिएगा। कह रहा है किस विकल्प के शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है। तो सही किस में है, वर्ण, वर्ण, वर्ण का मतलब रंग होता है, वर्ण का मतलब घाव होता है, मतलब ये उल्टा हो गया। विष और विष, इस विष का मतलब जहर होता है, इस विष का मतलब धन होता है, मतलब ये उल्टा हो गया। प्राकृत, प्राकृत एक भाषा है, ठीक है। प्रकृत मतलब यथार्थ, ये हो गया अलग, ये भी गलत हो गया। शशधर मतलब चंद्रमा, चांद, और शशिधर मतलब शिव। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, सारी क्लासेस होंगी। अगला क्वेश्चन, अवनत, किनारा, किरण और चांदनी, कह रहा है पर्यायवाची क्या होगा। अवनत का मतलब क्या होता है, अवनत मतलब होता है गिरावट, गिरावट कह सकते हैं, अधोगति कह सकते हैं, हानि भी एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है ना। अपकर्ष भी आप कह सकते हो, अपकर्ष, ठीक है। अच्छा जी, अब कह रहा किनारा का पर्यायवाची क्या होता है, तो किनारा का पर्यायवाची इधर लिख दूं, चलेगा। किनारा का पर्यायवाची यहां लिख दूं। किनारा को क्या बोलते हैं, कूल कहा जाता है, तट कहा जाता है, तीर कहा जाता है, कगार कहा जाता है। कगार ये किनारे के पर्यायवाची, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ किधर चलते हैं, किरण का पर्यायवाची। तो किरण को क्या बोलेंगे, किरण को रश्मि कहा जाता है, मयूख बोला जाता है, अंशु कहा जाता है,
मरीचि कहा जाता है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर मरीचि कहा जाता है, मरीचि बोलेंगे। कर बोला जाता है, ठीक है ना। आभा, प्रभा, बहुत सारे नाम। चांदनी को क्या कहेंगे, चांदनी को चंद्रकला कहते हैं। चंद्रा तप कहा जाता है, चंद्रप्रभा कहा जाता है, कौमुदी कहा जाता है, ज्योत्सना बोला जाता है, ज्योत्सना, ठीक है। अधोगति नहीं होगा, कट गया, हटा दो। इधर ये ज्योत्सना नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। अधोगति कूल अंश ज्योत्सना, डी वाला आंसर राइट है। क्या सभी का डी आ रहा है, एक बार बताओ आंसर करके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है। ख्याति प्राप्त, शपथ पत्र, सेवानिवृत्ति, अंधविश्वास। जल्दी जल्दी आंसर करो, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है। ख्याति को प्राप्त हो रहा है, यहां शपथ के लिए पत्र दिया जा रहा है, यहां सेवा से निवृत्त हुआ जा रहा है, और यहां अंधा है जो विश्वास बताया जा रहा है, ठीक है। यहां क्या होगा भैया, यहां होगा कर्म तत्पुरुष। तो जहां कर्म तत्पुरुष है को विभक्ति, यहां क्या होगा संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष शपथ पत्र। यहां अपादान होगा क्योंकि सेवा से निवृत्ति हो रहे हैं, सेवा से अलग हो रहे हैं, ये आपका अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। और बचा अंधविश्वास, मतलब अंधा है जो विश्वास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास हो जाएगा। आंसर आपका कौन सा बनेगा, डी वाला बनेगा। सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर, वेरी गुड। निम्नांकित में संगत विकल्प, असंगत विकल्प कौन सा है बताइएगा। देखो जब ता का योग, ता या दा में से किसी एक का योग अगर ला के साथ होता है ना, तो यहाँ पे ला ही बनता है। तो कह रहा तड़ित, तड़ित लेखा, तड्डी लेखा, सही है क्या। देखो व्यंजन संधि की बात कर रहा है, व्यंजन संधि की बात कर रहा है। आप कहोगे बात तो सही लग रही है। वृहत धन चयन, तो इधर क्या है, चा है, ठीक है। चा और छा के साथ योग हो तो चा ही बनता है, वृहत चयन हो गया, ये भी व्यंजन संधि है, सही है। उसके बाद कह रहा दिक धन मंडल, दिग धन मंडल हो रहा है, तो यहां गा का योग मां से हो रहा है, दिगमंडल कह रहा है। सत प्लस निवेश ना के साथ हो रहा है, सन्निवेश हो रहा है, ये भी सही है। गलत कौन सा है साहब, आंसर करो कौन सा गलत है। आप कहोगे सर यही गलत है, फिर कौन सा गलत है, यही गलत है। कैसे गलत है समझिएगा। देखो यहां पे होता है दिक धन मंडल होता है, मंडल, और ये क्या बनता है, दिगमंडल बनता है। ये क्या बनता है, आप कहोगे ये दिगमंडल बनता है, ध्यान रखिएगा, दिगमंडल ऐसे बनता है। क्लियर है क्या सभी को। नहीं, अच्छा मां के साथ हो रहा है, एक मिनट माफ करना, ये ऐसे नहीं बनेगा। दिक आएगा यहाँ पे, का योग मां से होता है, तब ये इसमें बदलता है, अंगा में, पांचवें में बदलता है अपने। जब मां के साथ होगा, पांचवें के साथ होगा तो पांचवें में बदलेगा। इसको जोड़ोगे तो दिगमंडल होगा, ऐसे सही लिखा हुआ है। तो ये गलत है, ये सही लिखा हुआ है। तो आंसर आपका सी वाला राइट होगा, दिक धनमंडल दिगमंडल हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है सभी शब्दों में। आओ देखते हैं, इधर तोड़ता हूं समझिएगा, ठीक है। अति प्लस तय होगा, अप प्लस यस होगा, पेस प्लस कार होगा, ठीक। अब इधर अभी प्लस वाद
प्लस ना, अभी प्लस मान, माल प्लस दार, माल प्लस दार हो गया। ठीक है, अब इधर आ जाओ, डाक प्लस खाना, ठीक, चुगल प्लस खोर, निर प्लस आ प्लस कार। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अति प्लस आचार प्लस ई, आचार प्लस ई, अत्याचारी। ठीक है, उसके बाद इसको तोड़ता हूं इधर, निर प्लस बल प्लस ता, फिर इधर आ जाओ। ठीक है ना, आ प्लस नीति प्लस इक, अनैतिक। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अति प्लस आचार लिख लेते हैं और यहाँ ई लगा देंगे ऐसे। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, डी वाला राइट बन जाएगा। क्लियर है सभी को या नहीं है बताइएगा, क्लियर ना, वेरी गुड। अति प्लस चार, नहीं अति प्लस आचार होगा, अत्याचारी है ना, अत्याचारी मतलब अति प्लस आचरण, आचार, फिर ई होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जुड़ा सुमेलित नहीं है। कहां सुमेलित नहीं है ये बताइएगा, जिसके पार देखा जा सके, अपार दर्शक, जो दो बार जन्म लेता है, द्विज, अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह, जो कुछ नहीं जानता आगे, जो कुछ नहीं जानता आगे कहलाता है, अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह दुराग्रह कहलाता है, दो बार जन्म ले रहा हो द्विज कहलाता है, अपार दर्शक जिसके जिसके पार ना देखा जा सके, ना देखा जा सके। ठीक है, और जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे पारदर्शक कहते हैं, पारदर्शक कहते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्लियर, आ प्लस नीति प्लस एक। ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है ये बताइएगा, बड़ा आसान है। किलकत कान घुटुरुअन आवत, खूब सुना होगा आपने, किनकत काल घुटुरुअन आवत, मनिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बेधावत, कबहु निरख हरि आप पूछा को, करसो पकड़न चाहत, और किलक हसत राजत द्वैदतियां, पुण्य पुण्य तिहि अगवाहत, अवगाहत। समझिएगा कि मतलब हंस रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं और घुटनों के बल चल रहे हैं, मणिमय कनक नंद के आंगन, मतलब कनक नंद जी के आंगन में बिंब अपनी परछाई पकड़ने को दौड़ रहे हैं। कबहु निरखि हरि आप छाह को, कि कभी अपनी छाया को देखते हैं, और कर सो पकड़ना चाहत, कर मतलब हाथ, हाथ से पकड़ना चाह रहे हैं, और किलक हसत राजत द्वैदतियां, कि किलकारी मार के हंस रहे हैं तो दो दांत दिखाई दे रहे हैं। पुण्य पुण्य ही अवगाहत, पुण्य पुण्य अवगाहत, फिर देखते हैं उसको, चिल्लाते हैं, पकड़ते हैं। तो यहाँ क्या है भाई, कृष्ण जी के बचपने का वर्णन हो रहा है। तो जहां बचपने का वर्णन हो, बच्चापन का, बालपन का वर्णन हो, वहां वात्सल रस होता है जिसका स्थायी भाव वत्सलता होता है, याद रखेंगे। श्रृंगार रस का यति होता है, रति अर्थात प्रेम होता है, शांत रस का निर्वेद होता है, और वीर रस का उत्साह होता है, स्थायी भाव, ध्यान रखिएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर आपका क्या बनेगा, ए वाला राइट बनेगा, सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है बताइएगा। गरीब, सूखा, पीला सा, तो आपने कहा गरीब आदमी, कैसा आदमी है, गरीब आदमी है भाई, गुणवाचक विशेषण। सूखा, तालाब, तो तालाब की विशेषता क्या है कि वो सूखा है। पीला सा, पेड़, पेड़ की विशेषता है कि पीला सा है, या फल की विशेषता है कि वो पीला सा है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है, जरा बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको ये बताना है। अंकित राजपूत, त्रिषा कुशवाहा, सपना, सभी लोग बताएंगे। चिर है, चिर का मतलब कपड़ा होता है, कह रहा चीर पुराना, गलत कर दिया। देखो ये जो चिर है इसका मतलब पुराना होता है, चीर का मतलब क्या होता है, कपड़ा होता है, ये गलत है।
उसके बाद कह रहा अली, अली का मतलब सखी और अली मतलब भौरा, सही है। अंगना मतलब आंगन, अंगना मतलब स्त्री, सही है। अंश मतलब कंधा, अंश मतलब हिस्सा, सही है। गलत कौन सा, यही सही है, यही गलत है, आंसर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन अगला देखो, तारा सो तरन धूरी धारा में लगत है, तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिमिता, थारा पर पारा परवार यो हलत है। नहीं समझे, तारा सो तरन धूरी धारा में लगत है, लगत जिमी, कि ऐसा लग रहा है जैसे तारा जो है जमीन में आ गए हैं। तारा, तारा सो तरनी, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत है, मतलब धूल से पूरा वो भरा हुआ है और तारा जो है वो सूर्य के समान लग रहा है। लगत जिमी, थारा पर पारा पर वार यो हलत है, ऐसा लग रहा है जैसे थाली में पूरा समुद्र है वो और वो हिल रहा है। ठीक है, तो जहां पे बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, और यहां पे भी बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है तो यहां भी अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। कह रहा कि अलंकारहीन काव्य के अस्तित्व को नकारने वाले आचार्य कौन, जल्दी जल्दी आंसर करो। जिन्होंने ये कहा है, क्या कहा है, जिन्होंने ये कहा है कि जिस पंक्ति में, मतलब जिस काव्य में अलंकार नहीं है वो काव्य ही नहीं है, जिस काव्य में जिन पंक्तियों में अलंकार नहीं है वो काव्य नहीं है। और ये किसने कहा है, तो आपके आचार्य भामा जी हुए हैं। कौन हुए हैं, आचार्य भामा जी हुए हैं। भामा ने क्या कहा है, अलंकारहीन काव्य के अस्तित्व को नकारने वाले आचार्य हैं। भरत मुनि जो रस के प्रवर्तक हैं, ये रस के प्रवर्तक माने जाते हैं, याद रखिएगा। मम्मट ने, इन्होंने रस की विवेचना करी है और इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना करी है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना करी है, याद रखिएगा। आंसर आपका, सॉरी, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, ध्यान रखेंगे। क्लियर है सभी को। हाँ, यही भामा है, ये भामा जो है जिन्होंने वक्रोक्ति को अलंकार माना है। वक्रोक्ति को क्या माना है, अलंकार माना है इन्होंने, अलंकार माना है। अगर आपसे कभी भी पूछे कि वक्रोक्ति को अलंकार किसने माना है या वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार किसने माना है, तो बोलो सर यही। अच्छा, अभय दीक्षित जी, ये आपका जो क्या बोलते हैं वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन उसके ये प्रवर्तक माने जाते हैं, वेदांत दर्शन के विद्वान माने जाते हैं, प्रवर्तक नहीं विद्वान कहिएगा। वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन के विद्वान, के विद्वान। अगर आपसे पूछे कोई कि वेदांत दर्शन के विद्वान कौन, तो आप क्या कहोगे, अभय दीक्षित जी हैं, इनको ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्लियर है सभी को, वेरी गुड। चलिए, बाकी मम्मट जी ने संस्कृत के ये भी विद्वान है, काव्य प्रकाश लिखा है इन्होंने, काव्य प्रकाश, इनको चाहो तो याद रखो वरना भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति और उसके अर्थ का युग्म सुमेलित नहीं है। मेंढकी को जुकाम होना असंभव बात का होना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, बिल्ली के भाग से छीका टूटना मतलब लालच में काम खराब होना, मुंह में राम बगल में छुरी, राम मिले तो नहीं, मुंह में राम बगल में छुरी मतलब कपटी आदमी, कपटी व्यक्ति। आपसे पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो मेंढकी को जुकाम होना असंभव बात का होना, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, सही है। मुंह में राम बगल में छुरी, कपटी व्यक्ति, लेकिन बिल्ली के भाग से छीछा टूटना, छीका टूटना, लालच में काम खराब होना, ये नहीं होगा। फिर क्या होगा भैया, तो बिल्ली के भाग से छीका टूटना मतलब आप कह सकते हो कि अकस्मात, या आप कह सकते हो भाग्यवश, भाग्यवश कोई काम बन जाना या हो जाना, बन जाना या हो जाना कह सकते हो। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन अगला कह रहा कि दिए गए शब्दों में संधि का गलत प्रयोग हुआ है, वो संधि ज्ञात करना है, सॉरी माफ करना, संधि ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप कहोगे सर यहाँ पे लिखा हुआ है विद्युत और इधर क्या लिखा हुआ है शक्ति। अब देखो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ व्यंजन संधि के बारे में। एक आपकी व्यंजन संधि हो रही है, जितना खोल के मैं बता रहा हूं ना, व्यंजन संधि का एक नियम होता है, सा वाला नियम। पहले पद का अंतिम वर्ण यदि ता और दा में से कोई एक है, ता और दा में से कोई एक है, ठीक है, योग किसके साथ हो रहा है, योग हो रहा है मान लो सा के साथ में, तो यहां एक परिवर्तन होता है, ये क्या बदलेगा, बोले सर ये चा में बदल जाएगा, और सा है तो ये किस में बदलेगा, छा में बदल जाएगा।
ये परिवर्तन होता है। नमस्कार जी बंटी पाल जी। अब देखो यहाँ पे वही परिवर्तन करो, वही परिवर्तन। तो यहाँ पे देखो विद्युत लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख लो। अब ये किस में बदलेगा, तो आप कहोगे सर ये ता है तो ये चा में बदल जाएगा, और ये सा है तो किस में बदलेगा, छा में बदलेगा। जो बचा है उसको ऐसे ही लिख दो, ध्यान से समझना। अब आपको क्या करना है, अब इसको पूरा करना है। तो ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, और ये ऐसे बन जाएगा। विद्युत शक्ति हो गया। अब ये कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। आंसर सी वाला किसका किसका आया है जरा बताना। सबका आया, वेरी गुड। अगला सही विलोम युग्म कौन सा है बताइएगा। ग्रस्त, मुक्त, गत, आगत, घात, निघात, कुश और पुष्ट, कृश और पुष्ट, इसमें सही कौन सा है। अच्छा सही नहीं है ये पूछ रहा है, सही नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ सभी लोग। आसान है, इसको भी कर लोगे, बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, उड़ा दीजिएगा इसको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। लल आपका भी एग्जाम है जूनियर असिस्टेंट का, किसका जी, बंटी जी। मेरा मेरा नहीं है यार। चलो, ग्रस्त का मुक्त होता है, गत का आगत होता है, कृश मतलब दुबला पतला, पुष्ट मतलब तगड़ा तंदुरुस्त। घात और आघात दोनों का क्या होता है, घात का प्रतिघात होता है, घात का प्रतिघात होगा, निघात नहीं होता है। सी वाला आंसर राइट होगा, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा कि जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। बताओ जी, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक या कालवाचक। जल्दी जल्दी आंसर करो भैया, स्पीड में। कह रहा है जिले भर में डेंगू का प्रकोप जारी है। अब प्रकोप जारी है, ये क्या है, क्रिया है। मैंने कहा कहां कहां जारी है, आप इससे पूछो कहां, तो जैसे ही पूछोगे कहां मतलब आप स्थान ही तो पूछ रहे हो। बोलो हाँ या ना, तो क्या बोलेंगे, जिले भर में। ये क्या हो गया, स्थान बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। देखो इसको तोड़ रहा हूं पहले, प्रा प्लस दान, गुल प्लस आब, गुलाब, झंझन प्लस आहट, झन झनाना से झंझन निकाला, आहट लगाया, झंझनाहट हो गया, डिब्बा बंद। अब इसका देखो, परा प्लस भव, पराभव, जुल प्लस आब, जुलाब, ठीक है। बहकना से बहकाव, बहकना से बहक निकाला, बहक निकाला, आव लगाया, बहकाव हो गया, डिब्बा बंद। अब इसको भी इधर ही फोड़ लेता हूं, नहीं इधर नहीं आएगा, या आ जाएगा, देखते हैं। चलो 1 मिनट रुकिएगा, पहले इसको निपटाते हैं। अनु, अच्छा अनुपयोगी है, देखो अन हलंत प्लस उपयोग प्लस ई, ठीक है। चुगल प्लस खोर, लतखोर जैसे होता है, लात प्लस खोर। झगड़ा प्लस एल, झगड़ैल। अब इसको देखो, पहले इसको उठाओ, इधर लाओ, आ प्लस प्रसन्न प्लस ता, अप्रसन्नता। निर प्लस आहार प्लस ई, निराहारी। अब इसको देखो, अब इसको देखो, अभी ठीक है, इसको यहां पे अभी प्लस अंतर प्लस एक आंतरिक, अभियांतरिक। आंसर आपका ये वाला राइट होगा, सी वाला राइट होगा, पूरा पोस्टमार्टम आपके सामने। गुड इवनिंग जी जलंधर कुशवाहा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखिएगा,
नेक्स्ट कह रहा है कि सर्प है, मेघ है, हरिण है, किस शब्द के अनेकार्थी हैं? नारंग नहीं होता है, संग नहीं होता है, सारंग होता है। क्या बोलेंगे? सारंग होता है। सारंग को धनुष भी कहते हैं, सारंग को जल भी कहा जाता है, सारंग को स्त्री भी कहा जाता है, सारंग को स्त्री का आंचल भी कहा जाता है जो पल्लू होता है। सारंग का मतलब कामदेव भी होता है, सारंग मतलब पपीहा भी होता है, सारंग का मतलब क्या होता है? पपीहा भी होता है, जल भी होता है। सारंग मतलब भौरा भी होता है, सारंग मतलब मोर भी होता है। कौन है यार एकदम? चलिए अगला देखो, अगला देखो, धनुष हो गया, मोर हो गया, और क्या बोलेंगे? सारंग का मतलब सर्प भी होता है, सारंग का मतलब बादल भी होता है, सारंग का मतलब हिरण भी होता है, सारंग का मतलब सिंह भी होता है, सारंग का मतलब घोड़ा भी होता है, ठीक है, सारंग का मतलब हाथी भी होता है, हाथी भी होता है, सारंग का मतलब हाथी भी होता है। तो ये सब किसके हैं? ये सब सारंग के मतलब है। क्या सभी को क्लियर है? एक बार बताइएगा। चलिए अगला, हरिण हिरण को बोलते हैं, हरिण मतलब हिरण को ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? केटीएम 2 याद है क्या? केटीएम 2, कंठ्य, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य। देखो ऐसे, अच्छा वो पूछा, देखो कंठ हो गया, ठीक है, मूर्धा हो गया, स्थान पूछ रहा है, सॉरी तालु हो गया, तालु, एम फॉर मूर्धा, डी फॉर दंत, ओ फॉर ओष्ठ। क्या सभी को क्लियर है? एक बार बताओ जल्दी जल्दी, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा। क्लियर है? तो कह रहा है कि बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो कितने उच्चारण स्थान हो गए? 5 हो गए। कितने बोले सर? 5 बोलेंगे। वैसे एक और होता है, वत्सर्य भी बोलते हैं, कुछ वर्ण बोले जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 ही रखे जाते हैं। अवनत किनारा किरण चांदनी, ये कर चुके हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसको उड़ा दो। आंसर ये वाला होगा, पीछे करके आया हूं मैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है स्वर्ग पृथ्वी हरिण, ये सेम क्वेश्चन। अच्छा देखो समझो, क्वेश्चन यहां थोड़ा चेंज हो गया साहब। क्या चेंज हुआ? यहां हल्का सा चेंज कर दिया। स्वर्ग पृथ्वी हरिण, और वहां क्या था? सर्प मेघ हरिण था। तो यहां कह रहा है स्वर्ग भी होना चाहिए, पृथ्वी भी होना चाहिए, हरिण भी होना चाहिए। अब देखो, ये जो गो होता है ना, गो, गो का मतलब क्या होता है? गो का मतलब, इधर लिखता हूं, इधर ही लिख देता हूं, गो का मतलब इंद्री भी होता है, इंद्री। गो का मतलब स्वर्ग भी होता है, गो का मतलब बैल भी होता है, बैल। गो गाय को भी कह देते हैं। गो का मतलब हरिण भी होता है, गो का मतलब पृथ्वी भी होता है। ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, जनमेजय का नागयज्ञ के रचनाकार कौन है? तो जनमेजय का नागयज्ञ हो, चाहे स्कंदगुप्त हो, चाहे चंद्रगुप्त हो, चाहे ध्रुव स्वामिनी हो, ध्रुव स्वामिनी हो, चाहे कामायनी हो, चाहे झरना हो, चाहे ग्राम हो, चाहे झरना हो, चाहे तितली हो, चाहे कंकाल हो, ये सब किसकी हैं? ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इनका पूरा नाम क्या है भाई? जयशंकर प्रसाद जी। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। भवानी प्रसाद मिश्र जी की कृति कौन सी है बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे स्पीड में, लेकिन जल्दी जल्दी बताओ, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के। वेरी गुड, शानदार, लाजवाब, लल्लन टॉप। सर प्लीज एक बार बुक करा दीजिए। कौन सी बुक चाहिए बताओ, करा देता हूं। जो बुक बता दो वो करा दूं मैं। बताओ जी। अब देखो, सूरज का ब्याह किसका है? तो सूरज का ब्याह रामधारी सिंह दिनकर साहब का, रामधारी सिंह दिनकर साहब की रचना है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आपलक है ना,
ये बालकृष्ण शर्मा उर्फ नवीन जी की रचना है। ठीक है। मगध किसकी रचना, ये खूब पूछा जाता है। तो एक श्रीकांत वर्मा हुए, श्रीकांत वर्मा जी, उनकी रचना है जिसका नाम है मगध। और गीत फरोश किसकी रचना है, तो गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र जी की कृति है, ध्यान रखिएगा। किस रचनाकार को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है, बताइएगा। सलाका पुरुष, गजानन माधव, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन या त्रिलोचन शास्त्री। आंसर करेंगे, बताएंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए, गजानन माधव मुक्तिबोध को क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है नई कविता, कविता के बीच का सेतु। नई कविता के सेतु कहा जाता है इनको, कि सेतु अगर पूछे किसको तो गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रगतिवाद का सलाका पुरुष नागार्जुन साहब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया, नागार्जुन साहब को कहा जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, वेरी गुड।